ये पढ़ लिया आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पेज पढ़ लिया। फिर आप यहाँ पे आओगे और सर्च करोगे इस पोर्टल में एफडीआई डाला, उसके नीचे आपके पास ये आर्टिकल्स आ जाएंगे हर एक के। ये कोई समरी नहीं है, ये ओरिजिनल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। डेट है 31 मार्च 2026। 50 to 51 डेज बचे हैं प्रीलिम्स को। ओके, सो ऑब्वियसली आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं खींचेंगे, 10 to 12 मिनट्स का लेक्चर होगा। ठीक है, जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें थोड़ा आइडिया होगा कि हम ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो नहीं करते। हम जनरली ट्राई करते हैं कि न्यू मेथड्स की हम डिस्कवरी करें और आपके लिए लेके आएँ, जिससे एक बाकियों से आपको एक एज मिले। और ये जो हम मेथड लेके आए प्रीलिम्स के लिए वो 2026 में डेफिनेटली आपको एज देने वाला है। ओके, सो शुरू करने से पहले जो हमने कहा 10-12 मिनट्स हम लेंगे, उसमें हम डिवाइड करेंगे 10 + 2 मिनट्स। 10 मिनट्स को मैं आपको प्रीलिम्स का जो हमारा इंटरफेस है वो समझाऊंगा, उसे यूज़ कैसे करना है वो एग्जांपल से समझाऊंगा। ओके, और 2 मिनट्स अभी हम लेंगे एक प्रीलिम्स को थोड़ा सा समझ रहे हैं कि प्रीलिम्स एक्चुअल में क्वालिफाई कैसे करते हैं। ओके, मुझे कैसे पता है प्रीलिम्स की क्वालिफिकेशन का? टोटल 2 प्रीलिम्स मैंने फेल किया, 3 प्रीलिम्स मैंने पास किए अच्छे खासे स्कोर से, जिसमें फॉरेस्ट का कट ऑफ भी निकल चुका है। ओके, इस बार फॉरेस्ट का अभी तक आया नहीं है, बट 120 प्लस मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस वाले प्रीलिम्स में। थोड़ा सा आइडिया है मुझे प्रीलिम्स के बारे में, सो आप ट्रस्ट कर सकते हो मेरे जो मेथड है उस पर। सो प्रीलिम्स के अगर हमने फैसेट देखे तो है स्टैटिक, करंट अफेयर एंड माइंडसेट। ओके, अगर मुझे वेटेज देना हो तो मैं तीनों को 33% वेटेज दूंगा, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। स्टैटिक मार्केट में काफ़ी अच्छा है, अगर आप अभी तक आपका स्टैटिक कवर हो चुका होगा मोस्टली तो वही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सब स्टैटिक के बुक्स अच्छे हैं, लेक्चर्स अच्छे हैं, कोई चेंज नहीं करना है, उसी पे रहना है, रिवीजन करना है। मोस्टली आपने अभी करंट अफेयर ले लिया होगा अलग अलग मैगजीन, जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, जो न्यू क्लासेस हैं उनके हो गए। सब मैगजीन अच्छे हैं, सब में एक जैसा ही कंटेंट होता है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। सो ये भी मार्केट में अवेलेबिलिटी है। अवेलेबिलिटी माइंडसेट की नहीं है कि माइंडसेट कैसे ट्रीट करें माइंडसेट बनाने को, या कैसे अलाइन करें। अब थोड़ा सा बात करते हैं माइंडसेट में। जब आपका माइंडसेट अलाइन नहीं होता, मतलब हम पढ़ते तो बहुत है, करंट अफेयर पढ़ लिया, स्टैटिक पढ़ लिया, फिर भी एक तो प्रीलिम्स पास नहीं हो रहा है, या फिर अच्छे खासे मार्जिन पे पास नहीं हो रहा, 2-3 मार्क्स इसी में प्रीलिम्स पास हो रहा है। और ये दिक्कत होता है माइंडसेट की वजह से। जब आपका माइंडसेट ठीक से बैठा हुआ नहीं होता तब आप 50% प्रोबेबिलिटी में डाउन हो जाते हो। बहुत लोगों से सुने होंगे आप, या खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे कि मेरी 50-50 प्रोबेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए निगेटिव हो जाते हैं। ठीक, ये होता है जब आपका माइंडसेट सेट नहीं होता। सेकंड, मेरे क्वेश्चंस बहुत कम सॉल्व हो रहे हैं, 70-75 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बाकी के जो 20-25 क्वेश्चन है वो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, उसकी हवा ही नहीं लगी, और इसके वजह से भी आपका जो कट ऑफ है वो पार नहीं हो पाता है। ठीक है, इसी में आपका एक थर्ड पॉइंट है। वो पॉइंट ऐसा है, सपोज ये क्वेश्चन हो गया यूपीएससी का, 1st, 2, 3rd, 4th। ओके, 4 ऑप्शन हो गए। तो जितना भी आप करंट अफेयर या स्टैटिक पढ़ लो, आपको एक या मोस्टली 2 स्टेटमेंट ही पता होंगे। बाकी स्टेटमेंट ऐसे होंगे जिनका आइडिया नहीं है, आपने अच्छे से पढ़ा हुआ नहीं है। जब एग्ज़ाम में ऐसा होता है, और ऐसा ना हो बट जब फेल हो जाते हो तब दूसरे आइटम के लिए आपको लगता है कि स्टैटिक का नॉलेज मैं और बढ़ा लेता हूँ, सीए का नॉलेज और बढ़ा लेता हूँ, जिससे ये 2 स्टेटमेंट मेरे छूट गए थे जो मैं नहीं पढ़े थे, वो कवर हो जाए। बट ऐसा नहीं होता, नेक्स्ट टाइम फिर से वही होगा। आपको 2 भी नहीं, मोस्टली एक स्टेटमेंट ही उस क्वेश्चन का पता होता है, बाकी क्वेश्चन बाकी स्टेटमेंट इतने पता नहीं होते। तो ये सही है गलत, ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है माइंडसेट से। ठीक है, ये सही है गलत, इनको समझने के लिए बहुत लोग ट्रिक्स का यूज़ कर रहे हैं, और ट्रिक्स यूज़ होते हैं, इसमें कुछ नहीं है, डाउट नहीं है, ट्रिक्स यूज़ होती है। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स भी है उनके लिए। बट दिक्कत क्या है कि ट्रिक्स बहुत सरफेस पे होती है। अगर आप ट्रिक्स रट लिए, उनको अप्लाई करना भी सीख ले, बट अगले बार यूपीएससी का पैटर्न चेंज हो गया था, जैसे 2023 में पैटर्न चेंज हो गया था। ओके, 25 में थोड़ा ज़्यादा थ्योरेटिकल आया, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े हो तो 2025 का पेपर आपके लिए आसान था, ऐसा वाला आया था। ठीक, 2026 में फिर पैटर्न चेंज हो सकता है, तो वहाँ पे अगर ट्रिक्स नहीं लगे या कुछ अलग ट्रिक्स लग गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो बस ट्रिक्स को सरफेस पे नहीं रखना है, आप बस ट्रिक्स वीडियो देख ले ऐसे नहीं, ट्रिक्स के बॉटम में होता है आपका माइंडसेट। ओके, फॉर एग्जांपल एक ट्रिक ले लो, ट्रिक ले ली वल्नरेबल सेक्शन के बारे में। यूपीएससी जनरली निगेटिव स्टेटमेंट नहीं बोलता है, वो हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलता है, ठीक है। ये हो गई एक ट्रिक। या सेकंड ट्रिक हो गई कि जो सोशलिस्ट प्रिंसिपल है उसे यूपीएससी अपहोल्ड करता है, लिबरल स्टेटमेंट जनरली सही होता है, ठीक है। बट ये सब ट्रिक्स नहीं है, बस इनके बेस में, मतलब ये आई कहाँ से ट्रिक्स, इनके बेस में है माइंडसेट। यूपीएससी या गवर्नमेंट का माइंडसेट कैसा है, अगर आप ये माइंडसेट ही अपने माइंड के साथ, पर्सनल माइंडसेट के साथ अलाइन कर लिया, तो ये ट्रिक्स आप आराम से, मतलब ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर पाओगे, ठीक। और जिस क्वेश्चन में ट्रिक्स नहीं भी लग रही हैं, वहाँ पे आपके जो गट फीलिंग कहते हैं ना, तो गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस माइंडसेट। तो माइंडसेट कैसे बना है, इसी के लिए हम आपके लिए लेके आए प्रीलिम्स का इंटरफेस, ठीक। ये प्रीलिम्स का इंटरफेस है ओवरऑल, बट ये देखने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसे यूज़ कैसे करना है, वो सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, जो हमारा है आज का एम है एग्जाम्पल लेक्चर का, ठीक है। सो ये यहाँ पे मैंने PT 365 लिया है। आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो, जनरली फॉर्मेट तो ऐसा ही होता है ना कि माइक्रो थीम दे दी, उसके नीचे कुछ अलग अलग एंगल्स दे दिया, स्टैटिक व्यू दे दिया, अगर फोरम का भी ले लिया, वाजीराम ले लिया, न्यू क्लासेस का ले लिया, ऐसा ही होता है, ठीक। तो सपोज मैं PT पढ़ना शुरू कर दिया, जैसे हम पढ़ते हैं, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पढ़ा। फर्स्ट क्या है, नेट FDI इनफ्लोज फेल 90, मतलब नेट FDI इंडिया में कम हो चुके हैं। ये पॉइंट इतना ज़रूरी है क्या? नहीं है। क्यों? क्योंकि FDI कम हो गई, ये नॉर्मल यूपीएससी एस्पिरेंट को पता ही है, इस साल FDI का इशू है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बढ़ रही है, वॉर हो गया, US टैरिफ या इलेक्शन, या फिर चाइना का स्टिमुलस पैकेज हो गया, तो FDI कम हो रही है जनरली, तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन, इतना आसान नहीं पूछते। तो फर्स्ट फैक्ट तो है, बट हमारे लिए इतनी काम की नहीं है। सेकंड, हाँ ठीक, ये थोड़ा सा है कि फेमा का में रेगुलेशन है FDI को लेके, ठीक। ग्रॉस FDI, नेट FDI, ये तो वर्ड से ही हो जाएगा, ये भी इतना नहीं पूछेगा। यहाँ पे एक है 100% FDI किस किस सेक्टर में है, ऑटोमेटिक रूट से अलावा है, इसमें कुछ कुछ सेक्टर है वो आप पढ़ लोगे, ये आ सकता है, ठीक है। सो हमें फर्स्ट जेन्युइन पॉइंट PT में मिला ये वाला, ओके, फर्स्ट पॉइंट जेन्युइन है ये। यहाँ पे इंश्योरेंस भी है, इंश्योरेंस इसी साल हुआ है। पहले इंश्योरेंस इंटरमीडिएट को 100% FDI अलाउ थी, बट आज इंश्योरेंस को भी कर दिया, ठीक, अच्छा पॉइंट। फिर आगे आए थोड़ा सा, और कहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, चीट फंड दी, ये भी आ सकता है, तो ठीक है, ये भी ठीक पॉइंट है, ऊपर से कनेक्टेड है। थोड़ा सा ग्राफ दे दिया, जैसे सिंगापुर से हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा FDI आती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा आती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये सब हो गए। बट देख रहे हो सब पॉइंट्स हमारे ज़्यादा फैक्चुअल जा रहे हैं, मतलब 1-2 पॉइंट ही मिले, ऊपर का 1 पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, 2 ही पॉइंट पूरे PT में हमें यूजफुल मिले। यहाँ पे इतना ही पढ़ के हम आगे चले जाएंगे। इसी वजह से दिक्कत होती है स्टेटमेंट की। स्टेटमेंट में फर्स्ट स्टेटमेंट तो आ गया किसी मैगजीन का, तो हमें लगता है ठीक है, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, इसको हमारे बाकी 3 में आपको दिक्कत हो जाती है। क्यों? क्योंकि जनरली 1 या 2 स्टेटमेंट ही फैक्चुअल होते हैं जो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे, बाकी जो एनालिटिकल क्वेश्चन है वो नहीं होंगे, ओके। वो कैसे करते हैं मैं थोड़ी देर में दिखाता हूँ, बट इसके साथ और एक पॉइंट लेते हैं जिससे थोड़ा क्लियर हो जाए। सेकेंड पॉइंट PT, देखो कुछ रैंडम पॉइंट ही ले, FPI का 1 पॉइंट ले लिया। FPI में फर्स्ट पॉइंट तो इतना नहीं कि FPI बाहर ही सोल्ड आउट हो गया, मतलब FPI भी डाउन हो गया, यही लिखा है। सेकेंड पॉइंट 10%, ये तो जनरली पता ही होता है, इतना आसान नहीं पूछेगा यूपीएससी। ऐसा स्टेटमेंट नहीं होगा कि FPI 15% है, ये सही है गलत, ये नहीं पूछेगा, 10% सबको पता ही है। उसके बाद ये थोड़ा सा अच्छा पॉइंट है रिक्लासिफिकेशन का। रिक्लासिफिकेशन मतलब FPI लिमिट है 10%, 10% से बढ़ गया तो वो FDI में रिक्लासीफाई कर सकता है, बट वहाँ पे FDI के रूल फॉलो होंगे। ये पॉइंट हमें पता चल गया, ओके, ये 2 पॉइंट पता चल गए। बट अब आप क्या करोगे हमारे इंटरफेस के साथ, मतलब जब आप पढ़ोगे तब क्या होगा, क्या डिफरेंस आएगा वो बताता हूँ माइंडसेट में। ये पढ़ लिया आपने, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये पेज पढ़ लिया। फिर आप यहाँ पे आओगे और सर्च करोगे इस पोर्टल में FDI। ये एक्चुअली ये लिंक है वो आपको फ्री में मिलेगी, मतलब कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि कम्युनिटी बेस ही हम रिसोर्सेज यूज़ करें, जैसे PT हो गया और कुछ हो गया भाई। और एक बात, यहाँ पे हमने ना टोटल 18,000 प्लस न्यूज़ आर्टिकल, 2 साल के न्यूज़ आर्टिकल हमने एक्सट्रैक्ट करके, अलाइन करके, ये सब करके मैथमेटिकल मॉडलिंग के साथ दिए हैं। ये 18,000 हर दिन बढ़ता जाएगा।
टोटल हमारे पास कनेक्टेड नहीं है सर्वर लिमिटेशन के वजह 87,000 तक इसको हम लेके जाने वाले। तो हमने एफ पढ़ लिया, यहाँ पे आए एफ सर्च किया, और एफ सर्च करते ही पहले तो हमें प्रोबेबिलिटी पता चल जाएगी कि यूपीएससी 2026 में एफ आने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। और ये हाई प्रोबेबिलिटी हमें कैसे पता चली है, तो यहाँ पे हमने V5 जो मॉडल है हमारा इन हाउस बिल्ड है उसे यूज़ किया। 5 मतलब 5 मैथमेटिकल मॉडलिंग, वहाँ पे एग्जामिनर का रैंडम वॉक हो गया या पार्शियल स्टैटिस्टिक हो गया, मैक्रो मॉडल हो गया, वो सब यूज़ किया है। आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या यूज़ हुआ है, आपको यूज़ कैसे करना है, यूज़ सिनारियो देखो। एफ डाला, उसके नीचे आपके पास ये आर्टिकल्स आ जाएंगे हर एक के। ये कोई समरी नहीं है, ये ओरिजिनल द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल हैं। आप एक एक आर्टिकल पढ़ोगे आगे जाओगे, ठीक है। ये सेकंड आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल। बट ये आर्टिकल कैसे पढ़ने हैं, ये आर्टिकल आपने सपोज पढ़ लिया, ओके। तो ये जो हमारा नॉर्मल है, मैंने अभी बताया कि हम जनरली पढ़ते हैं, बट जब आप आर्टिकल से जाओगे ना, तब आपका जो नोट्स है वो कुछ ऐसा बनेगा। और ये क्या बना है मैं 1 बाय 1 आपको बता रहा हूँ अभी, ठीक है। जैसे फर्स्ट टाइम मैंने जब देखा आर्टिकल एक पढ़ा, उसमें मुझे ये डिफरेंस दिखाई दिया जो नॉर्मल पीटी में नहीं है। ये डिफरेंस है एफ और एफ का। अगर स्टॉक और बॉन्ड में जब फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आती है 10% है, तब उसको एफ बोलते हैं और एफ बोलते हैं। और एफ क्या होती है, अगर डे टू डे कंपनी के ऑपरेशन में डे टू डे ऑपरेशन में कोई इन्वेस्ट करता है, जैसे मशीनरी के लिए या पेमेंट्स के लिए लोगों के, ये वो हो गए एफ। अब इसका यूज़ किया एनालिटिकल क्वेश्चन में, कोई भी ऐसा आ गया कि ये एफ या एफ बताओ, तो इससे आराम से सॉल्व हो जाए। और ये मेरा खुद का नहीं है, ये एक राइटर ने बताया हुआ था। तो मैं देखूंगा वहाँ पे, अरे हाँ ये डे टू डे लाइफ ऑपरेशन कर रहा है या बस स्टॉक और बॉन्ड को बढ़ा रहा है। तो ये एकदम से हो गया क्लियर, मतलब हो गया एनालिटिकल क्वेश्चन, इससे सॉल्व हो जाएगा। ये एक पॉइंट मुझे अच्छा मिला तो मैंने लिख लिया। सेकंड पॉइंट ये देखो, सेकंड पॉइंट मुझे नेट एफ का पता चला। नेट एफ एक बार बता देता हूँ मैं। नेट एफ जो हम देखे थे ना, ग्रॉस एफ नेट एफ बस डेफिनेशन थी, बट न्यूज से हमें एक बात पता चली, नेट एफ इज इक्वल टू आउटफ्लो प्लस इनफ्लो। ये तो कॉमन सेंस हो गया, बट इनफ्लो मतलब फॉरेन से एफ कितना आ रहा है, बट आउटफ्लो के दो फैसेट है। एक जो इंडियंस हैं वो बाहर के कंपनी में भी तो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये तो आउटफ्लो हो गया, राइट। और एक आउटफ्लो होता है जो फॉरेनर्स है वो भाग जाते हैं। एफ थी बट अब पैसे लेके भाग गए, ये एक जनरल हो गया, ठीक है। तो आउटफ्लो में दो आ गए, इंडियन जो इन्वेस्टर है वो बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और फॉरेनर इन्वेस्टर जो पैसे लेके भाग रहे हैं। इसलिए कभी क्वेश्चन आया या स्टेटमेंट आया यूपीएससी में कि नेट एफ अगर निगेटिव रहा ये कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो नहीं, ये क्वेश्चन गलत है। क्यों? क्योंकि नेट एफ निगेटिव तब भी हो सकता है जब इंडिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है बाहर में, और इन्वेस्ट कर रहा है मतलब प्रॉफिट में ले रहे हैं, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपना पॉजिटिव रहने वाला है, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव ज़्यादा ही हो गया तो ये निगेटिव हो सकता है। तो नेट एफ निगेटिव रहा ये ज़रूरी नहीं, ये बात पता चली है, ठीक। उसी के साथ ये इंश्योरेंस की एक देखो, इंश्योरेंस 100% तो कर दिया, बट जो इंश्योरेंस 100% एफ कर दिया है इंश्योरेंस में, वो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं किया है। ये प्रॉपर ऑर्डिनरी बिल पास हुआ था, फिर सिंपल मेजॉरिटी हुई थी, वैसे हुआ है। क्यों? क्योंकि ये 100% एफ ये लिखा था इंश्योरेंस एक्ट में 1938, ठीक। ये एक्ट अमेंड पार्लियामेंट को करना ज़रूरी था, इसलिए सिंपल मेजॉरिटी से बिल से हुआ है ये इंश्योरेंस का। तो ये आ सकता है, ये मतलब आ सकता है। तो यही बात मुझे पता चली न्यूज़पेपर से, ठीक, कि इंश्योरेंस एफ से नहीं हुआ। देखो ये कितने माइन्यूट पॉइंट्स पता चले और बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। आपको लग रहा है, मतलब आप ये ले लो कि पूरा एफ आपने 5 मिनट में पढ़ लिया था पीटी का, तो उसका और 10 मिनट जोड़ लो, मतलब 15 मिनट्स आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बट फिर आपका एफ क्लियर हो गया, फिर कुछ नहीं करना। वैसे ही देखो एफ जो इंडिया में है वो सितंबर 2025 से मार्च 2026 तक निगेटिव रहा है, ओके। तो एक ओवरऑल आइडिया आपको आ गई कि बस निगेटिव ऐसा नहीं 1-2 मंथ, ये पूरा ड्यूरेशन काफ़ी लंबा चौड़ा ड्यूरेशन है, तब निगेटिव रहा है, ओके। वैसे ही एक ये पॉइंट देखो, 15 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो हमारा शेयर मार्केट है वहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट से, क्योंकि फॉरेनर भाग रहे हैं ना। थोड़ा ही डिफरेंस है 17.62 और 17.22, बट ये भी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि जो हमारा शेयर मार्केट है इंडिया में, वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज ज़्यादा है,
ओके, जनरली सही लगता है बट वैसा नहीं है। अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट का शेयर बढ़ चुका है, ये भी न्यूज़पेपर में ही था, ठीक। वैसे ही अब नेक्स्ट देखो एफपीआई के पॉइंट। एफपीआई में एक न्यूज़ पढ़ते हुए एक अच्छा पॉइंट मिला, ग्रैन्युलर डिस्क्लोजर टू एफपीआई। ये क्या होता है? एफपीआई, जब भी एफपीआई की इन्वेस्टमेंट इंडिया में होती है, अगर वो 25,000 से ज़्यादा है तो सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या इन्फॉर्म? कि आप पैसा कहाँ से ला रहे हो, किस मार्जिन पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ये सब बताना पड़ता है, ठीक है। तो सेबी ने ये लिमिट बढ़ा के 50,000 कर दी है। 50,000 करोड़ तक आप कर सकते हो, कोई ग्रैनुलर डिस्क्लोजर देने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो ये लिमिट पूछ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको पूछ सकता है कि ग्रैनुलर डिस्क्लोजर क्या होता है एफपीआई में। पूछते हैं ना इकोनॉमिक टर्म, वैसे ही ये एक इकोनॉमिक टर्म प्राइस टू अर्निंग रेशो जो इंडिया का बहुत हाई है, ठीक है, बबल टाइप का। तो इसकी डेफिनेशन वो हमें मिल गई न्यूज़पेपर से, ठीक। वैसे ही ये हमें पता था, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि पीटी में पढ़ा था 10% एफपीआई लिमिट होता है, बट ये लिमिट लिखा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल 2019 में। फेमा 2019 का जो रूल बुकलेट है उसमें ये 10% लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट। और ये जो रिक्लासिफिकेशन जस्ट लिखा था उन्होंने, ठीक। बट रिक्लासिफिकेशन का ना एक बता रहा हूँ मैं, हमें ये तो पता चला पीटी से कि एफपीआई टू एफडीआई रिक्लासिफिकेशन हो सकता है, बट यहाँ पे ना एक थोड़ा सा माइन्यूट डिटेल जान लो कि अगर एफपीआई किसी सेक्टर में 22% किसी ने कर दी, तो ऐसा नहीं पूरा 22% एफडीआई में कन्वर्ट है भाई, ये लॉजिक नहीं है। 22% में आपका 10% तो एफपीआई, तो 10% आपका एफपीआई ही रहेगा। जो रिमेनिंग 12% है उसको एज एफडीआई ट्रीट करेंगे, ठीक है। ये माइन्यूट डिटेल है बट पूछ सकते हैं कैलकुलेशन में, ठीक। क्योंकि पिछले बार भी इकोनॉमी में 2 कैलकुलेशन के क्वेश्चन पूछ लिए थे ना, तो थोड़ा सा एक्सपेक्ट करके चलो कि थोड़ा सा GS2 टाइप, मतलब सीसैट टाइप पेपर आ सकता है GS1 का, ओके। तो देख रहे हो मतलब कितने डिटेल्स पता चल रहे हैं हमें थोड़ी सी, और इसी से माइंडसेट बनता है। जैसे आपको पता चल गया कि कंट्री में एफडीआई नहीं है, एफपीआई नहीं है, जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो पुश कर रहे हैं मार्केट को अब, ठीक है। इन सब से और 2 पॉइंट मुझे पता चले थे, वो क्या थे कि एफडीआई कम एक्चुअल में क्यों हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि यूएस में जो इलेक्शन हुआ था और चाइना की जो जीडीपी है उसका 3% स्टिमुलस दिया था, तो ये दोनों इकोनॉमी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गई थी एफपीआई या एफडीआई के लिए, इसलिए इंडिया से बाहर चले गए। और कुछ इकोनॉमिस्ट हैं वो कह रहे थे कि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम ट्रैप में फंस चुका है, उसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल अब ज़्यादा नहीं रहा, इसलिए एफडीआई एफपीआई बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अभी हमने जो ये 2 पॉइंट में किया, वैसे ही आपको हर एक पॉइंट में करना है, आगे आके जाना है। देखो ये वाला जो न्यूज़ था, मतलब ये वाला एफडीआई पे जब हमने सर्च किया तो थोड़ी सी न्यूज़ हमें ज़्यादा मिली थी, बट हर एक इसमें नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जब एग्रीकल्चर में देखते हो, एग्रीकल्चर में पहले ही कम न्यूज़ होती है पीटी में या किसी भी मैगजीन में। सपोज मखाना के बारे में कोई न्यूज़ है तो जनरली क्या बोलते हैं कि मखाना, जनरली लोगों को पता होता है कि मखाना बोर्ड बिहार में है, अभी अभी हुआ है। मखाना कहाँ से होता है, जो वाटर लिली है उसका कैसे फॉर्म होता है, ये वो सब हो गया, ठीक। बट बहुत कम लोगों को पता होगा कि इंडिया का मैक्सिमम मखाना एक्सपोर्ट कौन करता है? पंजाब एंड आसाम, बिहार नहीं। क्यों? क्योंकि बिहार के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बस रॉ मखाना होता है वो पंजाब आसाम को देता है, वो प्रोसेस करते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। इसलिए कभी स्टेटमेंट में आया कि बिहार ज़्यादा सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है इंडिया में, तो वो गलत स्टेटमेंट होगा, पंजाब एंड आसाम करता है। तो ये बात मैगजीन में नहीं है, 1-2 मैगजीन देखा वहाँ पे भी नहीं थी। तो ऐसी जो बात है वो आपको न्यूज़पेपर से ही पता चलती है, इसलिए न्यूज़पेपर ज़रूरी है, ठीक है। वैसे ही ये देखो ये भी आपको बहुत सारे मैगजीन, वैसे मृणाल सर ने ये कवर किया था, PN3 प्रेस नोट 3 एक जारी की गई है, जो अपने लैंड बॉर्डर कंट्री होती है उनके साथ जो डंपिंग होती है एफडीआई उसके बारे में, मतलब लैंड बॉर्डर कंट्री के अराउंड है ये प्रेस नोट 3, ठीक। आ सकता है, क्यों आ सकता है? क्योंकि आप जब पढ़ोगे ना, सपोज आपने ये पढ़ लिया प्रेस नोट 3, ये मेंशन कर दिया आपके नोट्स में, उसके आगे देखो फिर से एक आर्टिकल में प्रेस नोट 3 है। इससे आपको पता ये चलता है कि कंट्री में थोड़ी बात, मतलब बात हो रही है, किस पॉइंट के अराउंड बात हो रही है, किस पॉइंट के अराउंड बात नहीं हो रही है। इसलिए जब आप अननोन स्टेटमेंट में देखते हो ना, फॉर एग्जांपल कैपेक्स के बारे में खूब बहुत बात हो रही है इस बार। कैपेक्स में आपको बहुत सारे आर्टिकल देखेंगे, दोनों साइड, गवर्नमेंट की साइड और एक क्रिटिक की साइड भी, ठीक है। बट गवर्नमेंट की साइड जो कैपेक्स को लेके है वो बहुत पॉजिटिव है, ये आपको पता नहीं चलेगा किसी मंथली मैगजीन से, ठीक है। ये आपको तभी पता चलेगा जब आप न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो, और ये न्यूज़ आर्टिकल आप
पढ़ना आसान हो गया। तो इसलिए अगर कैपेक्स की आपको कोई बात पता भी नहीं है, बट कैपेक्स पे कोई क्वेश्चन आ गया और वो पॉजिटिव सेंस में है वो स्टेटमेंट कैपेक्स का, तो आप उसको सही मार दोगे, उसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। क्यों ये हुआ? क्योंकि आपका माइंडसेट बन गया है, आपने कैपेक्स के बारे में बहुत गवर्नमेंट के व्यू है समझे, तो आपको मतलब थोड़ा थोड़ा पता है कि कैपेक्स अच्छा है कंट्री के लिए, इतना कुछ बुरा है नहीं, ठीक है। तो यही माइंडसेट की बात मैं कहना चाह रहा था, जो आपका बनता जाएगा। तो ये जो लिंक है आपकी फाइनली स्किल फॉर यूपीएससी के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम पे क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि ये लोकल सर्वर पे नहीं चलेगा, मतलब लोकल सर्वर पे चल रहा है टनलिंग के थ्रू, ज़्यादा ऑनलाइन सर्वर ये पे खर्चा नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आप जाओगे, वहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएंगी। कौन सी है? दिन में 20-22 आवर ये शुरू रहेगी, नहीं 2-3 घंटा ऑफ रह सकती है, क्योंकि लोकल सिस्टम है, उसको थोड़ा सा रेस्ट देना ज़रूरी रहेगा, ठीक। तो यही था, कैसे पढ़ना है वो तो समझ गए होंगे आप। मुझे लगता है कि कोई भी मैगजीन लोगे ना, आप एक पॉइंट तो कवर कर लो इससे। जो मैक्रो थीम होती है उसमें फर्स्ट पॉइंट लिया, जैसे आरबीआई, उसमें 7-8 न्यूज़ तो नीचे होती है ना, जैसे पीटी का ही पॉइंट ले लो। तो पीटी में जो फर्स्ट पॉइंट है, इंडेक्स सेगमेंट, ये फर्स्ट पॉइंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसमें 2-3-5-6 न्यूज़ दी हुई है, तो एक पॉइंट कवर कर लो, जो अभी मैं टेक्निक बताया ना उससे। उसके बाद आप टेस्ट लगाओ इकोनॉमी का, या कुछ भी करो, फुल लेंथ ये वो लगाए, या खुद में देखोगे कि एक माइंडसेट बिल्डअप हो रहा है अपने आप, और माइन्यूट डिटेलिंग हो रही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा है ये सब एक्सरसाइज करने में, ओके। ऐसा नहीं यही लेना है, आपको दूसरा मैगजीन भी ले लो और शुरू हो जाओ। अगर एक पॉइंट के बाद आपको लगा था अच्छा चल रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं तो स्किप कर दो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो, ऐसा नहीं है कि यही करने के बाद आपका मतलब ये हो जाएगा, बट ये ना जो एक्स्ट्रा एज होता है ना 10-15 मार्क्स का मैसिव जंप लेने का, वो जब आता है तो आपका मतलब प्रीलिम्स के बाद कोई डेज वेस्ट नहीं जाता है, सीधा आप मेन शुरू कर दोगे, आपको पता है कि ठीक है अच्छे खासे चांसेस हैं। तो ये चांसेस क्रिएट करना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा एज लाना ज़रूरी है, इसलिए ये सब थोड़ा समय नहीं रहता है, ठीक है। सो थैंक यू। टेलीग्राम पे लिंक अवेलेबल है, एंजॉय।